नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, अखिलेश यादव से जुड़ी बड़ी खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव आज अपना नामांकन करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आधिकारिक ऐलान इसका कर दिया है। आज दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव अपना नामांकन करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव के ऐलान के बाद कन्नौज के लोगों में और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से अपना नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि कन्नौज में आज नामांकन का आखिरी दिन है। इस दौरान अखिलेश यादव के सामने बीजेपी से प्रत्याशी सुब्रत पाठक होंगे। तो अखिलेश यादव आज कन्नौज से अपना नामांकन करेंगे। बीते दिनों कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। तमाम कयासों को विराम देते हुए अखिलेश यादव ने अब इसका आधिकारिक यानी ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव अपना नामांकन करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, आज अखिलेश यादव अपना नामांकन करेंगे कन्नौज सीट से। 12 बजे नामांकन का समय उन्होंने बताया। अब इसका आधिकारिक ऐलान भी उन्होंने कर दिया। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि आज यूपी की सियासत से बड़ी खबर है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव हाँ ना करते हुए आज जो है हाँ कर दिए हैं। और कल ही इसका ऐलान हो चुका था कि 12 बजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज सीट से अपनी दावेदारी के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और उनके नामांकन में पूरा सैफई परिवार एकजुट रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। और बता दूं कि इसमें चाचा शिवपाल यादव, डिम्पल यादव समेत जो उनके मुलायम परिवार के जितने भी सदस्य नामांकन के समय दाखिल होंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि इसके पहले समाजवादी पार्टी एक शक्ति प्रदर्शन करेगी, क्योंकि 15 साल बाद कन्नौज सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की वापसी हो रही है। वह 15 साल बाद एक बार फिर से कन्नौज सीट से अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। और जिस तरह से रिया जो कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन कल देर रात तक पूरी तस्वीर साफ हो गई। तेज प्रताप यादव यानी लालू यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव का टिकट पूरी तरह से कट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आएगी जिसमें सुब्रत पाठक भी नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होगी। कहने का मतलब है कि आज दो काफिला बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, आज दो बड़े नामांकन होने हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा जाए तो पूरी तरह से हलचल, क्योंकि एक तरफ सुब्रत पाठक अपना नामांकन करेंगे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। क्या क्या समय, सुब्रत पाठक कितने बजे करेंगे नामांकन? जी बिल्कुल, अगर टाइमिंग की बात करें सुब्रत पाठक की, तो सुब्रत पाठक भी 12 बजे के बाद ही नामांकन दाखिल करेंगे। इसके पहले उनका भी शक्ति प्रदर्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सुब्रत पाठक का सामना अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़ाई पूरी तरह से दिलचस्प होने वाली है और मुकाबला भी काफी रोचक होने वाला है। क्योंकि मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अखिलेश यादव अब 15 साल बाद कन्नौज सीट से आज जो है अपना नामांकन करने वाले हैं, कन्नौज से लड़ाई लड़ेंगे, तो किस तरह से इसे देखा जाए और कितनी बड़ी बात है कन्नौज के लिए? क्योंकि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव के नाम के ऐलान के बाद जो कार्यकर्ता है, जो कन्नौज के जो लोग हैं, वो खुशी मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। और क्योंकि आजकल ये ट्रेंड भी है कि जब भी कोई दिग्गज नेता अपना नामांकन करने पहुंचता है तो शक्ति प्रदर्शन वहां पर किया जाता है। और जिस तरह से आपने भी कहा कि सैफई परिवार पूरा का पूरा मौजूद रहेगा, तो क्या संदेश देने की कोशिश? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अगर बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहाँ चुनावी ताल ठोकी है, तो जो कार्यकर्ता की मांग थी, क्योंकि तेज प्रताप यादव का नाम घोषित होते ही कार्यकर्ताओं में एक तरह से गुस्सा देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने सुब्रत पाठक के
बयान को भी गंभीरता से लिया है। जिस तरह से सुब्रत पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ललकार लगाई थी और इशारों में उन्होंने यह भी कह दिया था कि तेज प्रताप जैसे प्रत्याशी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, मजबूत प्रत्याशी उनके सामने होना चाहिए। और ललकार के बाद ही यह माना जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनकी ललकार को स्वीकार किया और चौथी बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी ताल ठोकेंगे। और बात करें शक्ति प्रदर्शन की तो यूपी के कई कद्दावर नेता कन्नौज पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ सैफई से उनका परिवार भी रवाना हो चुका है और जो बड़ी नामचीन हस्तियां वह भी आज कन्नौज में मौजूद रहेंगी। तो ऐसे में जो तस्वीरें आएंगी, एक तरफ सुब्रत पाठक नामांकन करेंगे तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव। हालांकि यहाँ से डिम्पल यादव यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी निर्विरोध भी हो चुकी है, लेकिन पिछले चुनाव में सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हरा दिया था। एक ऐसी सीट है जिसने कई बार मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को भी दिल्ली तक पहुंचाया है। लेकिन अगर हम सुब्रत पाठक के बयान की बात करें, कल जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव को चैलेंज जरूर करा कि स्वागत है उनका कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अगर सुब्रत पाठक के बयान को देखें, उन्होंने ये भी जरूर कहा कि हार या जीत बात की बात है, वो भगवान के ऊपर है, किस्मत के ऊपर है। तो सुब्रत पाठक का ये बोलना कि हार या जीत बात की बात है, भगवान के ऊपर है, किस्मत के ऊपर है, इसे किस तरह से देखें कि वो भी क्या कॉन्फिडेंट अभी नहीं है, आश्वस्त नहीं है कि जीतूंगा ही जीतूंगा? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला है पूरी तरह से और कन्नौज सीट जो है काफी प्रतिष्ठित सीट है और साथ ही साथ यह समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट कही जाती है। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ चुके हैं और यह जो है कन्नौज सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से सुब्रत पाठक का बयान आया और उन्होंने सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि तेज प्रताप यादव जब उनके सामने उतरे तो कहीं न कहीं विरोध के सुर समाजवादियों में देखने को मिले और कहीं न कहीं कला खत्म करने के लिए अखिलेश यादव ने एक तरफ जहां कन्नौज की कमान संभाली, वहीं दूसरी तरफ सुब्रत पाठक ने बड़बोला बयान दे दिया। मोहम्मद आसिफ, आज कन्नौज में दो हाई प्रोफाइल नामांकन होने वाले हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव का, दूसरा सुब्रत पाठक का। देखना होगा अखिलेश यादव के चुनावी रण में कूदने के बाद कन्नौज का रण कितना रोचक होता है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं सीएम योगी के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा और इटावा का दौरा है। आगरा और इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। 12:45 पर कोठी मीना बाजार आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही जसवंत नगर इटावा में भी सीएम योगी की जनसभा होगी। तो पूरी तरह से चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव की तैयारियों को और धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जगह जगह उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा और इटावा में चुनावी शंखनाद करेंगे, वहां पर चुनावी माहौल बनाएंगे। आगरा और इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। 12:45 के करीब आगरा में जनसभा का आयोजन होगा, वहीं दोपहर 2:15 के करीब इटावा में जनसभा की जाएगी। रमन मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। रमन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो बिना रुके बिना थके एक दिन में 2-2, 3-3 क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है। आज आगरा और इटावा में उनकी मौजूदगी, क्या जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रचार प्रसार कल बंद हो चुका है और अब जो भी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी ताकत तीसरे चरण वाली सीटों पर झोंक दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो तीसरे चरण में जहां पर मतदान होता है, जैसे आगरा लोकसभा सीट है, आगरा के बगल में फतेहपुर लोकसभा सीट है और साथ में जो इटावा मैनपुरी की जो सीटें हैं वहां पर रैली करने का आज उनका कार्यक्रम है। उनका पहला कार्यक्रम है आज। इस वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा लगभग 1:15 बजे आगरा में संबोधित करेंगे, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगा हुआ है।
वहां पर योगी पहुंचेंगे और भाजपा की नीतियों को, योजनाओं को जनता के सामने रखेंगे। वहां पर आगरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी जो है एसपी बघेल, और बगल की सीट जो है फतेहपुर सीकरी की, जहां से राजकुमार चाहर प्रत्याशी हैं, इनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। वहीं लगभग 2:15 बजे यानी कि 2:15 के करीब वह इटावा की जसवंत नगर इलाके में पहुंचेंगे। हालांकि जसवंत नगर जो सीट है वो मैनपुरी लोकसभा सीट में आती है, और मैनपुरी से जो चुनाव लड़ रहे हैं ठाकुर जयवीर सिंह और इटावा से लड़ रहे हैं रामशंकर कठेरिया, दोनों के लिए वह वहां पर जन समर्थन मांगेंगे और वोट की अपील करेंगे। कुल मिलाकर जैसे एक जिन चरणों का मतदान होने के बाद में जो भी अगला चरण होता है उसमें पूरी ताकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झोंकी हुई है। रमन, जिस तरह से हमने देखा कल, अब दूसरे चरण के लिए मतदान है। दूसरे चरण के लिए जो मतदान से पहले का जो प्रचार प्रसार होता है वो थम चुका है। अब ऐसे में जो फोकस है भारतीय जनता पार्टी का वो तीसरी चरण की सीटों पर है, और इसी को देखते हुए आज पीएम मोदी का कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरह से शुरुआत आगरा और इटावा से की जा रही है, किस तरह से देखें इसे? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगरा भी राजनीतिक रूप से और स्थान भौगोलिक रूप से जो है वो बहुत केंद्र में आता है। आगरा से जो है किनारे किनारे कई सीटें प्रभावित होती हैं, इसलिए आगरा को ही चुना गया। साथ में इटावा भी कहीं ना कहीं 4-5 लोकसभा सीटों का सेंटर माना जाता है, और इटावा में रैली करने से कहीं ना कहीं फर्क जो है वो कई सीटों पर पड़ेगा, इसलिए आगरा और इटावा को फोकस किया गया है। जी रमन, साथ ही क्योंकि आगरा वाली जनसभा में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे, बात करी जाए इटावा की तो सीएम योगी के साथ कौन कौन दिग्गज मंच पर दिख सकते हैं? सीएम योगी के साथ में जो वहां के भाजपा प्रत्याशी हैं, जो योगी सरकार के मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह, जो मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ में इटावा के जो प्रत्याशी हैं रामशंकर कठेरिया, और बाकी जो भी वहाँ के प्रभारी हैं और जिला स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं सब वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल रमन, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी आज आगरा से चुनावी शंखनाद करेंगे, चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इंतजार है अब पीएम मोदी के दौरे का, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अमेठी से बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी। 1 मई को नामांकन कर सकते हैं राहुल। 27 अप्रैल को अमेठी जाएंगे राहुल गांधी। तो अमेठी से बड़ी खबर, अमेठी से राहुल गांधी नामांकन कर सकते हैं, यानी कि अमेठी के रण में राहुल गांधी अब की बार नजर आ सकते हैं। 1 मई को नामांकन कर सकते हैं, वहीं 27 अप्रैल को अमेठी का दौरा करेंगे राहुल गांधी। तो तमाम तरह की अटकलों के बीच, क्योंकि हमने देखा था बीते दिनों किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीरें अमेठी में नजर आ रही थी, पोस्टर्स नजर आ रहे थे, वहीं बार बार स्मृति ईरानी के लाख चैलेंजेस के बाद अब खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन कर सकते हैं। 1 मई को नामांकन कर सकते हैं, उससे पहले 27 अप्रैल को अमेठी का दौरा करेंगे राहुल गांधी। हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ संजय यादव हमारे संवाददाता गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से बात की जाए, लगातार यही सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां पर अब जो खबरें आ रही है कि शायद वो नामांकन कर सकते हैं अमेठी से। किस तरह से देखें इन खबरों को, और कितनी सच्चाई, कितना माने कि हाँ ये सच है कि राहुल गांधी अमेठी में ताल ठोकने वाले हैं? और रिया जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में लगातार सस्पेंस बरकरार रहा, तमाम नामों की चर्चा होती रही, उसके बाद कहीं ना कहीं अब लास्ट में जाकर यह फाइनल किया जा रहा है कि राहुल गांधी ही होंगे अमेठी से लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो 27 को अमेठी का दौरा करेंगे और 1 मई को वो अमेठी से अपना नामांकन करेंगे, और 27 तारीख को कहीं ना कहीं अमेठी में जो ये सस्पेंस का दौर है, इसको लेकर जो
मतलब चर्चाओं का बाजार है, ये समाप्त होता दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो आखिरी मुहर राहुल गांधी के नाम पर अमेठी से लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशी के रूप में लगा सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो यहाँ से तीसरी बार से भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रही है स्मृति ईरानी जी, वो लगातार राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर चैलेंजेस भी करती रही, और जहां तक वो अभी चुनाव प्रचार में डटी है, वो लगातार गांधी परिवार, खास करके राहुल गांधी। जी बिल्कुल संजय, स्मृति ईरानी जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान गांधी परिवार को, खासकर राहुल गांधी को घेरते हुए, निशाना साधती हुई नजर आ रही है, क्या माना जाए अगर राहुल गांधी अमेठी से जो है चुनावी ताल ठोकते हैं तो कितना रोचक स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी, क्योंकि 2014 में भी हमने ये मुकाबला देखा, 2019 में भी, और एक बार फिर से 2024 में देखने को मिलेगा। और रिया जी आपको बता दें कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार गांधी परिवार पर हमलावर रहती है, ऐसे में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो जाहिर सी बात है एक कड़ा मुकाबला अमेठी में देखने को मिलेगा, दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जब 2019 का चुनाव हुआ था तो उस समय स्मृति ईरानी यहाँ से कहीं ना कहीं 50,000 वोटों से अधिक जो है वो जीत कर गई थी, जहां पर राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं अमेठी जो है वो कांग्रेस परिवार का गढ़ माना जाता है, और लगातार यहां से अमेठी का वर्चस्व जो है वो बरकरार रहा। लेकिन इस किला को भेदने में स्मृति ईरानी 2019 में सफल रही। ऐसे में एक बार फिर 2024 में लड़ाई जो है वो बहुत ही कांटे को देखने को मिलेगी। कहीं ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जो पुराने वोटर है, कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता है, वो भी लगातार क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र है उसके साथ वो लोगों को जागरूक करने का और मतदान करने की अपील लगातार कर रहे हैं अमेठी में। संजय, बीते दिनों रॉबर्ट वाड्रा की भी कुछ पोस्टर्स सामने आए थे कांग्रेस दफ्तर के बाहर, उनको किस तरह से देखें, और अब जिस तरह से खबर है कि अमेठी से अगर ताल ठोकेंगे तो राहुल गांधी ही ठोकेंगे? जो रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर की बात हुई थी वो कहीं ना कहीं रात में लगाई गई थी, और इसका अभी तक पता नहीं चल सका कि जो मुख्यालय गौरीगंज के कार्यालय पर लगाया गया था और दूसरा जो अमेठी के कार्यालय पर लगाया गया था, वो पोस्टर किसके द्वारा लगाया था। लेकिन पुलिस ने जैसे ही सुबह वो पोस्टर वायरल हुआ उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, क्योंकि इस समय अमेठी में आचार संहिता चल रही है, जिसको लेकर पुलिस ने तत्परता के साथ उस पोस्टर को उतराया। वहीं पर जो पुलिस अधीक्षक अमेठी अनूप कुमार सिंह है, उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में जो अमेठी का सस्पेंस है अभी तक बरकरार था, लेकिन अब ये क्लियर कहा जा रहा है कि 27 तारीख को अमेठी का दौरा राहुल गांधी करेंगे और 1 मई को यहाँ से अपना नामांकन करेंगे। 2019 में जब राहुल गांधी हारे थे अमेठी से, उसके बाद से गांधी परिवार का बोला जाए या राहुल गांधी खासकर, उन्होंने अमेठी या उत्तर प्रदेश से दूरी बना ली थी। अब क्योंकि ये चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग कर रहे थे लगातार लंबे समय से कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े, ऐसे में जब अब इस तमाम तरह के जो कयास थे उन पर एक विराम लग गया, और अब खबर है कि 1 मई को नामांकन भी कर सकते हैं, उससे पहले 27 अप्रैल को अमेठी आएंगे, जनसभा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। और रिया जी, जो ये सस्पेंस था इसके बाद जब ये क्लियर हुआ तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी से 2024 के लोकसभा प्रत्याशी होंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो 2019 का चुनाव था उसमें बहुत बड़ा अंतराल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 50% से जो है वो वोट स्मृति ईरानी को मिला था, कहीं ना कहीं 48% के आसपास वोट जो है बिल्कुल संजय, अब देखना होगा, इंतजार फिलहाल 27 अप्रैल का जब राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे और रैली करेंगे कि कितना दम उनके दावों में दिखता है और अमेठी की जनता अब की बार किसको चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गेट के पास युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां इंडिया गेट पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर दी है। एरिया इंडिया गेट के पंडारा रोड की घटना ये बताई जा रही है। तो इंडिया गेट के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। नोकझोंक के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया गेट के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर हत्या करने की घटना सामने आई है, जहां नोकझोंक के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर
एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही एरिया इंडिया गेट के पंडारा रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो राजधानी दिल्ली में एक और हत्याकांड सामने आता है, जहां इंडिया गेट के पास एक आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ अजीत कुमार, हमारे संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से खबर आ रही है कि इंडिया गेट के पास एक आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, क्या जानकारी, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए बिल्कुल रिया, बताना चाहूंगा ये बुधवार की देर रात का मामला है, जब जो लीगल जोन कहा जाता है दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल इलाकों में से एक एरिया गेट के पंडारा रोड का पूरा मामला है, जहाँ पर एक आइसक्रीम विक्रेता को चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सुबह देर रात को जो कुछ शख्स है वहाँ पर आइसक्रीम विक्रेता जिसकी पहचान प्रभाकर के रूप में हुई है, उसके पास गए थे। उसी दौरान कुछ दोनों के बीच में नोकझोंक हुई और इसी आपसी विवाद में जो युवक है उसने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। जिसके बाद जो आइसक्रीम विक्रेता प्रभाकर है उसको पास के अस्पताल में ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस तरीके से जब उस अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हाई प्रोफाइल एरिया में इस तरह की जो सनसनीखेज वारदात है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला बन जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जब 302 के तहत पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। अजीत, जिन अज्ञात लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या उनके चेहरे सामने आ पाए हैं? क्या सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस अभी? बिल्कुल यह फिलहाल अभी पुलिस जो है वो घटनास्थल के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और आरोपी की जो पहचान है वो करने की जो कवायद है वो पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। हालांकि अभी तक कोई आरोपी की जो पहचान है वो नहीं हो सकी, लेकिन जिस तरीके से जानकारी आने के लिए पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया, उसको खंगाला जा रहा है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है वो पुलिस के गिरफ्त होंगे। हालांकि अभी तक फिलहाल कहा जा सकता है कि देर रात का मामला, क्या कोई चश्मदीद भी पुलिस को अभी तक मिल पाया है? और देखिए बिल्कुल अभी इस मामले को लेकर कोई भी आधिकारिक जो पुष्टि है वो नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा जो मामला हुआ है वो आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कोई नोकझोंक हुई होगी, कोई विवाद हुआ होगा। उसके बाद ही जो आरोपी युवक है उसने चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पूरा क्या मामला है, क्या आरोपी जो है वो पहले से जो आइसक्रीम विक्रेता है उसको जानता था, क्या रहा है, वो सारा का सारा जो मामला है वो पुलिस तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। और फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। अजीत, जिस आइसक्रीम विक्रेता के ऊपर हमला किया गया, क्या उसके परिवार से कांटेक्ट हो पाया है? यहीं का रहने वाला है, दिल्ली का या कहीं बाहर का? देखिए बिल्कुल अभी तक इस मामले में पुलिस ने, जैसा मैंने कहा कि कुछ जानकारी पुलिस अभी फिलहाल देने से बच रही है, लेकिन जो पहचान हुई वो प्रभाकर के रूप में हुई है। वो इंडिया गेट के पंडारा रोड पर आइसक्रीम की जो दुकान है वो लगाता था और यहीं पर वो अपना यही काम करके वो अपने परिवार का जो पालन पोषण वो करता था। फिलहाल परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जैसे ही बात हो पाएगी तो पता चल पाएगा कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या है, क्या परिवार जो आरोपी युवक को जानते थे या किस तरीके से है, वो सब अभी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जांच। ठीक है अजित, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।